हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। दूसरा नंबर चैप्टर से हम लोग नहीं, पहला नंबर चैप्टर से ही। शुरुआत में तो हम आपको संसाधन का इंट्रोडक्शन बताए थे, लेकिन आज ये जो पहला नंबर चैप्टर है ना, वो 5 भागों में बटा हुआ है। का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला जो पार्ट है वो है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना, पहला जो पार्ट है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो हम आप लोगों को आज प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, हम आप लोगों को आज प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही पढ़ाएंगे। जब हम आपको संसाधन के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हम आप लोगों को बताए थे कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। बताए थे ना, इस संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। 2 प्रकार के संसाधन हम आप लोगों को बताए थे, और उसी में से आज हम लोगों को एक पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संसाधन तो बहुत तरह के हैं। प्राकृतिक संसाधन में तो सब कुछ आता है, पानी भी आता है, हवा भी आता है, पहाड़ आता है, सब कुछ प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, और उसी प्राकृतिक संसाधन में एक मिट्टी भी आता है। मिट्टी भी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी को किसी आदमी ने बनाया है? नहीं। मिट्टी कोई आदमी बना सकता है बाबू? नहीं बना सकता है। तो मिट्टी भी जो है ना, वो प्राकृतिक संसाधन है। और यह जो चैप्टर हम लोगों को आज पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के बारे में। क्लियर? हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधन को ही अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है ना, रिसोर्स, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान से बस आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान से बस आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। आज हम लोगों का चैप्टर यही है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेस जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है क्या? प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा हम बताए थे ना। प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा हम आप लोगों को बताए थे कि प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे संसाधन, चाहे वो जैव हो चाहे अजैव हो, जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है ना, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक, जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव, हम आपको समझाए थे। ठीक है ना, जैविक मतलब जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है और अजैविक मतलब जिसमें निर्जीवों का लक्षण पाया जाता है। जैव अजैव हम आपको पहले क्लास में ही समझा दिए थे। तो अगर प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा यही होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक संसाधन या फिर जैविक और अजैविक घटक जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे हम लोग परिभाषा उसी के अनुसार। प्रकृति में पाए जाने वाले, एकदम सिंपल परिभाषा है, लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक, ऐसे जैविक और अजैविक घटक, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। आवश्यकताओं, मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, इसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है उसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको मानवीय संसाधन कहेंगे। लेकिन प्रकृति संसाधन हमें ना बिल्कुल फ्री में मिलता है। चाहे आप पानी को देख लीजिए, बिल्कुल फ्री में मिलता है, भले आदमी उसको आज बेचना शुरू कर दिया। हवा देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है ना, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो हमें बिल्कुल फ्री में मिला है। लेकिन एक बात कहा जाता है ना कि जो चीज फ्री में मिल जाता है लोग उसका कदर नहीं करते हैं।
जो भी आपको फ्री में मिल जाए ना, आप उसका कद्र बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें आपका पैसा लगा हो उसका कद्र बहुत भरपूर करते हैं। ये एकदम सच्चाई है। उसी प्रकार से देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन जो हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल गया है, फ्री में मिल गया है, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, आप लोग इसका कद्र ही नहीं करते हैं। ठीक है ना। हवा लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं, पानी को लोग गंदा करते जा रहे हैं, बेकार में बहाते जा रहे हैं। ठीक है ना। मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, उससे कोई किसी को मतलब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर मौजूद है, जब तक प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर मौजूद है, तब तक ही मानव का अस्तित्व है। जिस दिन प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर खत्म हो गया, मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसमें चाहे तो एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि जब तक, लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू? जब तक प्राकृतिक संसाधन, जब तक प्राकृतिक संसाधन, जब तक प्राकृतिक संसाधन, जब तक प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर मौजूद है, इस धरती पर मौजूद है, जब तक प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर मौजूद है, तब तक ही मानव का अस्तित्व है। तब तक ही मानव का अस्तित्व है। मानव का अस्तित्व, तब तक ही मानव का अस्तित्व, तब तक ही मानव का अस्तित्व है। यानी कि जब प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा तो मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। जब पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा, सोचो ना, जल खत्म हो जाएगा, वायु खत्म हो जाएगा, मिट्टी खत्म हो जाएगा, तो आदमी कोई बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो जब तक मानव, ये जब तक प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर है तब तक के मानव बच रहा है। पृथ्वी पर से प्राकृतिक संसाधन खत्म, मानव भी खत्म। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितना भी प्राकृतिक संसाधन है लगभग हमें पृथ्वी से ही मिल जाता है। सबका संबंध पृथ्वी से है। पानी की बात करते हैं, पानी के लिए कहते हैं ना कि जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाइएगा उतना ही ज्यादा बारिश होगा, बारिश होगा, पानी में मिलेगा, यानी कि पृथ्वी से संबंध है। हवा पेड़ पौधों से मिलता है बाबू, पेड़ पौधे पृथ्वी से लगते हैं, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है इसकी प्राप्ति हमें पृथ्वी से ही होती है। ठीक है ना। जो भी पेड़ पौधे हैं इसकी प्राप्ति हमें पृथ्वी से ही होता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन का एक दूसरा नाम है पृथ्वी संसाधन, अर्थ रिसोर्सेस। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस को अर्थ रिसोर्सेस भी कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधन को पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्राप्ति हमें पृथ्वी से होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, समझ में आ गया बाबू। प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक, अरे जैविक और अजैविक घटक के ये जगह पे आप कर लीजिए जैविक और अजैविक वस्तु कर लीजिए, जैविक और अजैविक पदार्थ कर लीजिए। घटक मतलब कुछ भी हो सकता है मुकेश। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो देख लो बाबू, यहां तक समझ में आ गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन चूंकि हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं। लिख देते हैं, लिख देते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति, प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति, प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति, प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है। प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, पृथ्वी से होती है। इसलिए इसलिए इसे पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं। इसलिए इसे पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं। इसलिए इसे पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पृथ्वी संसाधन क्या है, तो मत कहिएगा कि सर कि पृथ्वी संसाधन तो आप पढ़े हुए नहीं किए थे, प्राकृतिक संसाधन को ही पृथ्वी संसाधन कहते हैं, बस एकदम मान लीजिए। ठीक है ना। अस्तित्व का मतलब क्या होता है आकाश भाई, आपको पता नहीं है अस्तित्व का मतलब? यानी कि अस्तित्व का मतलब समझ लीजिए कि जब तक प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर है तब तक मानव भी इस धरती पर है। मानव का अस्तित्व मतलब मानव इस धरती पर है, मतलब मानव खत्म हो जाएगा। अस्तित्व मतलब होता है मानव का जीवन। उससे जब तक प्राकृतिक संसाधन है तब तक ही मानव का जीवन है। जब प्राकृतिक संसाधन खत्म तो मानव जीवन भी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना बाबू, ध्यान रखिएगा। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जब तक प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर मौजूद है तब तक ही मानव का अस्तित्व है। यानी जब तक जब तक प्राकृतिक संसाधन है तब तक मानव है। जिस दिन प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया, मानव भी खत्म हो जाएगा। चूंकि प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, इसलिए पृथ्वी को ये प्राकृतिक संसाधन को पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। बताओ बाबू, यहां तक आप लोग का कंप्लीट हुआ? बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो एक बार सभी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बताओ बाबू जल्दी से,
यहां तक सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया? अगर यहां तक सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया हो तो एक बार बता दीजिए कि यस सर कंप्लीट हो गया है। हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, चूंकि हम आपको शुरू में ही बता दिए कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन के तहत मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू? मिट्टी। मिट्टी को कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। मृदा मतलब क्या हो गया? मिट्टी। मृदा मतलब क्या हो गया? मिट्टी। मृदा मतलब क्या हो गया? मिट्टी। तो हम लोग प्यारे बच्चों मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? समझिए जरा ध्यान से। मिट्टी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मिट्टी सब लोग देखे हैं, सब लोग उसके साथ खेले हैं, बचपन में सब लोग खाए हैं, बड़ा बढ़िया लगता था खाने में, एकदम सोनहा लगता था, नहीं लगता था कि नहीं लगता था? सर बिहार पुलिस का तैयारी करवाइए। मैट्रिक का तैयारी छोड़ दें? मैट्रिक का तैयारी छोड़ दें, बिहार पुलिस में लग जाए? हैं? बताओ बाबू। बोलो तो छोड़ देते हैं, बिहार पुलिस करवाते हैं। पहले मैट्रिक आधार है। हम जिस चीज का तैयारी करवा रहे हैं ना, ये आपका आधार है, यहीं से सबका शुरुआत होता है, लाइन यहीं से लगना शुरू होता है, हमारे पास से ही, ठीक है ना? तो यहीं से लाइन लगेगा। तो मिट्टी के बारे में सब लोग समझ गए हैं ना? हैं? सॉरी, प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो सब लोग समझ गए हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर आएगा तो इस तरीके से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना? प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे जैविक और अजैविक घटक जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जब तक धरती पर है तब तक मानव का भी अस्तित्व है। चूंकि प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति पृथ्वी से होती है, इसलिए इसे पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं। तो ये सब कुछ बता दिए। अब हम लोगों को मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ना है। मिट्टी कहते किसको है? बताओ बाबू, मिट्टी कहते किसको है? देखिए, मिट्टी क्या है ना कि पृथ्वी के ऊपर में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मोटा कण हो गया, जो महीन कण हो गया, जो बारीक मध्यम कण हो गया, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो चाहे अकार्बनिक पदार्थ हो, ठीक है ना, सबको हम लोग मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना? या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। अगर शॉर्टकट में परिभाषा लिखना चाहे तो यही लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। शॉर्टकट में अगर लिखना चाहे तो ये सही है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मिट्टी जो है वो पृथ्वी के ऊपर में पतला परत होता है, उसी को मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर इसका एक बड़ा परिभाषा आप लोग लिखना चाहे 2 नंबर के अनुसार, चूंकि देखो बाबू, हम परिभाषा वैसा लिखाते हैं कि आपको नंबर पूरा मिले। अगर ये वाला परिभाषा लिख दीजिएगा, अगर परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आया है कि मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, और अगर सिर्फ ये परिभाषा लिखिएगा तो क्या आपको लगता है कि 2 नंबर मिल जाएगा? बताओ बाबू, हैं? परिभाषा तो छोटा भी होता है, परिभाषा बड़ा भी होता है, लेकिन परीक्षा में यह देखा जाता है कि हम लोगों को कितना नंबर का सवाल पे जवाब देना है। तो अगर 2 नंबर का सवाल है तो आपको कम से कम 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? परिभाषा लिख देने से मतलब नहीं है, कितना लिख रहे हैं इससे मतलब है, क्योंकि कॉपी जांच करने वाला यह देखता है कि 2 नंबर के लायक लिखा है भी कि नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो यहां पे इससे 2 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को परिभाषा 2 नंबर के अनुसार लिखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, परीक्षा के अनुसार। ऐसे ये भी सही है, इस परिभाषा को कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोगों को पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा इसमें। तो हम लोगों को नंबर के लिए काम करना है। हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? नंबर के लिए। एक तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन एक ध्यान हमारा नंबर के लिए भी है कि मैट्रिक में नंबर बढ़िया आ जाए। तो नंबर प्राथमिक चीज है, ठीक है ना? तो अगर नंबर के लिए हम लोगों को काम करना है तो फिर नंबर के अनुसार परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसका एक दूसरा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं या करके एक दूसरा परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। आप लोगों को इच्छा जो ये मन करना हो याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर परीक्षा में दोनों लिख दीजिएगा तो और ज्यादा बढ़िया नंबर है। कॉपी जांच करने वाला समझ जाएगा कि बेटा जानकारी इसको बहुत ज्यादा है, एक नहीं 2 परिभाषा लिख दिया है, ठीक है ना? लिखेंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले महीन मध्यम, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले महीन, मध्यम, मोटे
मोटे कण जो कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले महीन मध्यम मोटे कण जो कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों का बना होता है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पाए जाने वाले महीन कण, महीन ये मोटे कार्बनिक, ऐसे लिख लेते हैं, मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक कणों को, कार्बनिक और अकार्बनिक कणों को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। और प्यारे बच्चे, कोई बता सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में कितना बरस का समय लगता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 लाख साल? मिट्टी के निर्माण, ये मिट्टी के निर्माण में कितना समय लगता है? और मिट्टी बनता कैसे है? दो चीज महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला तो ये चीज है कि मिट्टी आखिर बनता कैसे है और मिट्टी के निर्माण में कितना समय लगता है। आप लोग बताओ ना बाबू जवाब, मिट्टी के निर्माण में कितना समय लग सकता है? जल्दी से बताइए, मिट्टी के निर्माण में कितना समय लग सकता है? एक बार बता सकते हैं तो बता दीजिए जल्दी से। बताओ बाबू। सौ साल? एक बच्चे कह रहे हैं कि 100 साल। अच्छा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? भाई देखो, कार्बनिक और अकार्बनिक का जहां तक बात है ना, तो अगर कार्बन की मात्रा हो तो उसको कार्बनिक कहते हैं, और अगर कार्बन की मात्रा नहीं हो तो उसको अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है ना? तो कण में कार्बन की मात्रा हो भी सकती है और कार्बन की मात्रा नहीं भी हो सकती है। तो अगर कार्बन की मात्रा है तो कार्बनिक, अगर कार्बन की मात्रा नहीं है तो अकार्बनिक कहेंगे। या तो फिर अगर कार्बनिक अकार्बनिक से अगर आपको परेशानी हो रहा है तो सीधे इतना ही लिखिए कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले महीन मध्यम और मोटे कणों को, आप लोगों को ना अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसा करिए, इसको हटा ही दीजिए ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन कहीं बाद में बरकरार न रह जाए। ठीक है ना? सीधे बस इतना ही पर काम चला लीजिए आप लोग। मोटे कणों को मृदा कहते हैं, बस इतना ही पर काम चला लीजिए, हो जाएगा। दोनों परिभाषा लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। काहे आप दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं? एकदम हल्का हल्का सीखिए, सरल भाषा में सीखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बच्चे कह रहे हैं कि मिट्टी के निर्माण में सर 1 लाख साल में लग जाए। देखो बाबू, मिट्टी का निर्माण जो है ना वो काफी लंबा प्रक्रिया है, हजारों साल लग सकता है, लाखों बरस लग सकता है। ठीक है ना? लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हजारों बरस तो कम से कम जरूर लग जाएगा। तो मिट्टी के निर्माण में हजारों बरस लग सकता है। हम लोग लिख देंगे कि मिट्टी के निर्माण में हजारों बरस लग जाता है। मिट्टी के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में हजारों बरस लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाता है। मिट्टी के निर्माण में हजारों बरस लग जाता है। ठीक है ना? लेकिन अब बात सबसे बड़का यह है कि आखिर मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? आखिर मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, समझना तो ये भी है। और परीक्षा में भी पूछा जाता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आप लोग जो आज मिट्टी देख रहे हैं कि भाई इतना सरल है, इतना ढेर सारा मिट्टी हमको मिल गया, लेकिन उस मिट्टी को बनने में हजारों बरस का समय लग गया है। चलिए आपको बताते हैं कि मिट्टी कैसे बनता है। ठीक है ना? चलिए, हाँ, मिट्टी कैसे बनता है आपको हम बताते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया। ठीक है ना? टॉपिक का नाम क्या है बाबू? मिट्टी कैसे बनता है। मिट्टी कैसे बनता है। पहले तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर मिट्टी बनता कैसे है। देखना बाबू जरा ध्यान से, मिट्टी कैसे बनता है आपको समझाते हैं। ये मान लिया जाए कि एक बड़ा सा चट्टान है। ये क्या है? चट्टान है। ठीक है ना? चट्टान मतलब समझते हैं ना, पत्थर वाला जो चट्टान होता है। समझ क्या समझ में आया? ये क्या है बाबू? चट्टान है। अब ये जो बड़ा सा चट्टान है, ये जो बड़ा सा चट्टान आप लोग देख रहे हैं, यह चट्टान को हम क्या कह सकते हैं? आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। ये जो चट्टान आप लोग देख रहे हैं बाबू, यह जो चट्टान है पत्थर का है। समझिएगा, एकदम पूरा प्रोसेस बारी बारी से बताते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दें, हमारी तरफ होना चाहिए। ये जो बड़ा चट्टान है, ये वर्षा के कारण, तूफान के कारण, वृक्षों की जड़ों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब मान के चलिए कि ऐसा ऐसा चट्टान ढेर सारा है, ढेर बहुत जोर से आंधी आया, तूफान आया, सब चट्टान एक दूसरे में टकराया। समझिएगा, बहुत कस के आंधी आया, सब चट्टान एक दूसरे में टकराया, और टकराने से क्या हो गया? ये चट्टान छोटा छोटा हो जाएगा। जब चट्टान फूटेगा, टूटेगा तो छोटा छोटा हो जाएगा ना। अभी जो इतना बड़ा चट्टान है वो इतना छोटा छोटा चट्टान में बदल जाएगा।
या फिर बारिश आता है। बारिश के कारण कैसे टूटता है समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जब इस चट्टान पर जब जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश इस चट्टान पर पड़ेगा तो ये हल्का सा फैल जाएगा। सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, चट्टान पिघलता है, हल्का सा फैल जाएगा। जब बारिश होगा तो ये ठंडा होगा, एकाएक सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब धूप पड़ेगा तो फिर ये हल्का गर्म होकर के फैल जाएगा, फिर बारिश होगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही धूप और बारिश से ये क्या होगा, धीरे 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 टूट जाएगा और टूट करके छोटा कण में, ये छोटा पत्थर में बिखर जाएगा। या फिर वृक्ष का जड़ के माध्यम से भी टूटता है। मान लिया जाए कि ये चट्टान है, यहीं पर एक पौधा आ गया तो वृक्ष का जब जड़ मोटा होगा तो इस चट्टान को क्या करेगा, छोटा कर देगा। जैसे ही वृक्ष का जड़ मोटा, चट्टान छोटा, ठीक है ना। तो कई कारण होते हैं जिसके वजह से ये चट्टान टूट करके छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब ये चट्टान जो है वो छोटा छोटा हो गया। अब ये चट्टान टूट करके कैसा हो गया, छोटा छोटा हो गया। इस तरीके से ये चट्टान टूट करके छोटा छोटा हो गया, ठीक है ना। अब ये चट्टान टूट करके छोटा छोटा हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कहिएगा कि सर चट्टान कहां से आएगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी मकसद है कि भाई बता रहे हैं तो जड़ से बताइए, चट्टान कहां से आएगा। देखो बाबू, जब ज्वालामुखी आता है, अच्छा पृथ्वी के नीचे तो सब कुछ है, पृथ्वी के नीचे चट्टान भी है, ठीक है ना। तो जब ज्वालामुखी फटता है, अब ज्वालामुखी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि पृथ्वी के अंदर वाला भाग जब गर्म हो जाता है तो पृथ्वी कहीं से फट जाता है, और पृथ्वी जब फटता है ना तो अंदर से ज्वालामुखी निकलता है। पृथ्वी के नीचे से क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। समझ में आ गया ना। आप लोग को हम दिखाते हैं फोटो, रुक जाइए। ज्वालामुखी, भाई कीबोर्ड में भाग गया जी। ज्वालामुखी का फोटो दिखाते हैं, रुक जाओ बाबू। ज्वालामुखी का फोटो नहीं आ पाएगा क्या। ज्वालामुखी आप लोग समझते हैं, ज्वालामुखी का फोटो आ नहीं रहा है। ज्वालामुखी का फोटो मतलब समझते हैं, ज्वालामुखी पृथ्वी जब फटता है ना तो पृथ्वी के नीचे से आग जैसा निकलता है, ठीक है ना। मोबाइल में सर्च करिएगा ज्वालामुखी का फोटो तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी के नीचे से आग जैसा निकलता है। जब पृथ्वी के नीचे से आग जैसा निकलता है तो वो पृथ्वी पर आकर के फैल जाता है। वही जब ठंडा होता है तो पत्थर के रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। तो अब पत्थर बन गया, पत्थर अब धीरे 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 छोटा छोटा पत्थर बन गया, ठीक है ना। चाहे सूर्य से, जल से, वायु से, वृक्षों की जड़ों से, भूकंप से, चाहे जैसे भी हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, बदल गया, ठीक है ना। अब ये पत्थर जो है वो फिर धीरे 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 रेत में बदल जाएगा, जिसको बालू आप लोग कहते हैं ना, बालू आप लोग कहते होंगे कि बालू में बदल गया, ठीक है। तो ये पत्थर जो है वो धीरे 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 बालू में बदल गया। बालू जिससे हम लोग घर बनाते हैं, बालू जिससे हम लोग घर बनाते हैं ना बाबू, वो इस तरीके से बालू में बदल गया। समझिएगा, पहले बड़ा पत्थर था, बड़ा पत्थर छोटा पत्थर में बदला, छोटा पत्थर अब जो है वो धीरे 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 बालू बन गया, ठीक है ना। समझिएगा, ये हो गया चट्टान, ये क्या हो गया, ये हो गया छोटा पत्थर, ये क्या हो गया, ये हो गया छोटा पत्थर, छोटा पत्थर, ठीक है। छोटा पत्थर किस में बदल गया, बालू में बदल गया। बालू या रेत कह लीजिए, बालू या रेत में बदल गया, ठीक है ना। छोटा पत्थर किस में बदल गया, बालू या रेत में बदल गया। और अब जो है यह रेत, प्यारे बच्चों, अब जो यह रेत है धीरे 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 क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करके यह धीरे 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 पत्थर ही मिट्टी में बदल जाता है। पत्थर ही किसमें बदल गया, मिट्टी में बदल गया, ठीक है ना। तो ये पत्थर मिट्टी में बदल गया। और ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस तक आने में, इस प्रोसेस तक आने में कितना बरस का समय लग गया, कितना बरस का समय लग गया बाबू, हजारों लाखों बरस लग गया। हम लिख देते हैं हजारों लाखों वर्ष। इस प्रोसेस तक आने में कितना समय लग गया, हजारों लाखों वर्ष लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, बताओ बाबू। हजारों लाखों वर्ष लग गया, कंप्लीट हुआ। तो इस प्रोसेस तक आने में लाखों वर्ष का समय लग गया। ऐसे ही मिट्टी का निर्माण होता है। बताइए, सब लोगों को समझ में आ गया, बताओ बाबू। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार डबल सी जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार लिखिए जल्दी से डबल सी। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से लिखिए, बताओ बाबू। समझ में आ गया ना, जल्दी से लिखिए ना। यस, सब लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, तो अगर परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये आमतौर पर हम देखे हैं कि दीर्घ उत्तरीय में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो कैसे लिखेंगे। चलिए, आपको हम पूरा प्रोसेस समझा दिए हैं। अब अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को लिखना कैसे है आपको बता देते हैं।
अगर परीक्षा में आ जाए कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए दिखाते हैं। लिखेंगे कि जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान और वृक्षों की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। हम क्या बोल रहे हैं, जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें, पृथ्वी का जो बड़ा बड़ा चट्टान है वो जब प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान और वृक्ष की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। जब टूटती है तो क्या, मिट्टी का निर्माण होता है। और करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह कठोर और पथरीली ठोस पदार्थ, ये पहाड़ों के रूप में थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पत्थर को पिघला करके सतह पर लाता है। अभी आपको बताया ना कि जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी क्या करता है कि पत्थर को धरती के नीचे से पिघला करके पृथ्वी पर लाता है लावा के रूप में, ठीक है ना। और जैसे जैसे समय बीतता गया यह चट्टानें भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूटती गई। जैसे जैसे समय बीता छोटे 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 पत्थरों में टूटता गया। जो बड़ा चट्टान था छोटा छोटा चट्टान हो गया। इस प्रकार बड़ी चट्टानें सूर्य, जल, वायु, हिमखंड और वृक्ष की जड़, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए। और यह प्रक्रिया बहुत धीमी और निरंतर चलती रहती है और यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। यही पत्थर जो है वो धीरे 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 करके मिट्टी में बदल जाता है। तो बाबू ये बताओ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके परीक्षा में तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बताइए। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखा जाएगा कि नहीं। तो आज अगर कोई, आज के बाद अगर कोई पूछे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ तो बताइएगा पत्थर से मिट्टी का निर्माण हुआ। आज जो बालू है ना, बालू जिससे आप लोग घर बनाते हैं, बालू और सीमेंट मिलाकर के घर बनाते हैं ना, अभी वो बालू है। अगर उसी बालू को हजारों बरस तक छोड़ दिया जाए तो वही बालू धीरे 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 मिट्टी बदल जाएगा, ठीक है ना। वही बालू धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो मिट्टी का निर्माण कुछ ऐसे ही होता है। बताओ बाबू, कंप्लीट हुआ। हिमखंड का मतलब बर्फ का टुकड़ा। हिम मतलब होता है बर्फ और खंड मतलब टुकड़ा। तो हिमखंड कहने का मतलब कि बर्फ का टुकड़ा होता है। कुछों के कारण बाबू पत्थर टूट सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हम ही जाकर के दो हथौड़ी मार दे, हजारों बरस तक वैसे पत्थर टूटेगा तो अलग हो जाएगा। तो पत्थर टूटने का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से पत्थर टूट सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मिट्टी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। भैया सर्दी हो गया है बड़ा जबरदस्त। मिट्टी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि आखिर मिट्टी होते हैं कितने प्रकार के। मिट्टी एक प्रकार का नहीं होता है कि जय देख रहे हैं यहां से वहां तक सब एक के प्रकार की मिट्टी है ना भाई ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मिट्टी होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मिट्टी होते हैं। और भारत में कहा जाता है कि लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार कहा जाता है कि भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार का मिट्टी बाबू, तो ध्यान रखिएगा भारत में लगभग 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा। जिसको क्या कहते हैं, जलोढ़। जलोढ़ को ही प्यारे बच्चों दोमट कहा जाता है। क्या कहते हैं, दोमट। तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ या दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। हाँ, जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इशू आ रहा है क्या जी, नेटवर्क का इशू है, जरा चेक कर लो वहां पे। हैं? सर चट्टान से मिट्टी बन सकता है, मिट्टी से चट्टान बन सकता है कि नहीं, नहीं बन सकता है। चट्टान से मिट्टी बन गया फिर मिट्टी से वो चट्टान बन